प्रश्न था 2 और 3, ये हमने होमवर्क में दिया था। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है? इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है? तो मान लो कि ये एक संख्या रेखा है जिसपे यहाँ पे कहीं 3 है और यहाँ पे कहीं 4 है और इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमने परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या मेथड देखा है, तरीका है उसका कि 3 और दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए। तो जो आने आएगी परिमेय संख्या वो होगी 7/2, ये हो गया 1, ठीक। अब अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका मतलब 7/2 कहीं इसके बीच में इधर 7/2 होगा। अब देखो, किसी भी दो संख्या के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। अब 3 और 7/2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या आ जाएगी। अब ये तो अगर 7/2 और 3 के बीच में है तो 3 और 4 के बीच में तो होगा ही। तो बस अगली संख्या ऐसे लिखेंगे, मान लो हम 3 प्लस 7/2 और उसको पूरे को 2 से भाग देना है। सिर्फ जोड़ कर नहीं छोड़ना है, जोड़कर छोड़ोगे तो उसके बाहर की संख्या आ जाएगी। अब 3 और 7/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7/2 पूरे के बटा में बराबर 13/2 ये हो जाएगा क्या, 13 बटे, ये हो गई दूसरी, ये तुमको कहीं पे यहाँ पे आएगी 13/4। अब देखो, ये दो हो गया, एक और दो, अब एक और निकालना है तो हम अभी कुछ ये भी कर सकते हैं कि 7/2 और 4 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कहा जाएगा, ये भी 3 और 4 के बीच होगा। 13/4 और 7/2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो इन दोनों के बीच आ जाएगा, यह भी 3 और 4 के बीच में होगा। तो जो आसान लगे, जो सुविधा लगे वो कर सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि 7/2 और 4 को जोड़कर 2 से भाग देंगे। जानते हो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जितनी बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे उतनी संख्याएं होंगी। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो उत्तर है वो आपके किसी दोस्त का भी वही हो या आपका कोई और टीचर बता रहा हो उसका भी उत्तर वही हो, कोई ठीक है, जरूरी नहीं है। कोई मान लो 13/4 और 7/2 को जोड़कर यहाँ से निकाले, यहाँ पर का निकालेगा, आप मान लो इधर का निकाल रहे हो, कोई इधर का निकालेगा, तो डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन सभी उत्तर सही होंगे। ठीक है, इसका निकालते हैं 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 प्लस 8/, हो जाएगा 8×7 = 15/4 ये हो जाएगा 15/8, ये तीसरी संख्या हो गई, ठीक है। 15/8 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 3 हो गया। अब देखो, 15/8 और 4 को जोड़ सकते हो, 7/2 और 15/8 को जोड़ सकते हो, 13/4 और 7/2 को जोड़ सकते हो, उसके बीच में 2 मान लो अगली संख्या हम इन दोनों को जोड़कर इसके बीच, वो किसी को भी जोड़कर किसी के बीच की आप निकाल सकते हो। हमने लिखा 13/4, 13/4 प्लस 7/2 और पूरे को जोड़कर 2 से भाग देना है, ये हो जाएगी अगली। ये 3 हम इधर निकाल चुके हैं, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा नीचे वाले 2 और 4 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 4, 13 प्लस 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये बट्टा में 2, तो नियम वाला है, फॉर्मूला वाला, मेथड वाला वो रहेगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 और 14 कितना हो जाएगा, 22/2, ये मेथड वाला 2, तो ये क्या हो जाएगा 27/4। देखो, एक ये हो गया आपका 27/4, ये कहीं पे यहाँ पे आएगा इन दोनों, ठीक। और अगली परिमेय संख्या निकालना है। अगली परिमेय संख्या फिर किसी दो को जोड़कर 2 से भाग दे दो। मान लो हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या करेंगे, 7/2 प्लस 15/8, पूरे के बटे में 2 से भाग देना है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 8 का लघुत्तम 8, 2 चौके 8, 7 चौके 28 प्लस 8 एकम 8, 15 एकम 15, और मेथड वाला, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 का 3, बचा 1, 2 1 3 1 4, फिर 3/8/2, ये हो जाएगा आपका 43/, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इन दोनों के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 निकाल दिया, छठवां निकालना है। अब छठवां भी किसी किसी दो को जोड़ के इन दोनों के बीच वाले किसी दो को जोड़ के 2 से भाग दे दो, अभी जितना निकाला उसमें।
मान लो 7/2 और 15/8 को जोड़ चुके हैं, और मान लो 15/8 और 4 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देंगे। इसी 2 को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हो। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये 2 8 हो जाएगा 15 प्लस बराबर 37/8 बराबर 37/16। ये हो जाएगी छठवीं परिमेय संख्या। तो ये है हमारा तरीका, मेथड, ऐसे करना है। ठीक है, दोनों संख्या, किसी भी दो संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देने से उसके बीच की परिमेय संख्या पता चलती है। अब हमें 5 निकालना हो, 10 निकालना हो, 15 निकालना हो, जितना निकालना हो उतनी बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। मान लो जैसे हमने पहले क्या किया, 3 और 4 के बीच में निकालना था, 3 और 4 को 2 से भाग दे दिया तो 7/2 आ गया, ये 3 4 के बीच में। अब 3 और 7/2 को जोड़ के 2 से भाग दिया तो 3 और 7/2 के बीच की कोई परिमेय संख्या आएगी, वो भी तो 3 और 4 के बीच में ही होगा, तो वो आ गया था हमारा 13/4। अब इसको और इसको जोड़ के 13/4 और 7/2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 13/4 और 7/2 के बीच की कोई परिमेय संख्या, वो भी 3 और 4 के तो बीच में ही होगा। तो इस तरह से आप कितना भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने एक पूरा सॉल्यूशन करके आपको दिखा दिया है। फिर भी ये तीसरे नंबर का प्रश्न आप खुद से करके बताएंगे। ठीक है, एक एक निकाल कर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहे हैं। मान लो कि संख्या रेखा पे ये कहीं 3/5 है, ये कहीं 4। क्या करना है, बस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, वो संख्या निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले 3/5 10, 4/5 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 5, 7/5। इस पूरे को 2 से भाग दे देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 7/10। मतलब ये कहीं पे इसके बीच में आएगा 7/10। अब इन 3/5 और 7/10 को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो इसके बीच की आ जाएगी। फिर ये जो आएगा इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, इसके बीच की आ जाएगी। इसको और इसको जोड़ के 7/10 और 4/5 को जोड़ के बीच के 2 से भाग दे दो तो इसके बीच की आ जाएगी। तो इस बस आपको भिन्न का जोड़ करना है, उसको 2 से भाग दे देना है। ये 2 से भाग देना जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, तभी बीच की संख्या है। सिर्फ जोड़कर नहीं छोड़ना है। आपने जो प्रश्न का उत्तर मुझे बताया, दिखा भेजा था, तो दोनों को जोड़कर छोड़ दिया था। वैसे नहीं, जोड़कर 2 से भाग भी देना है। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन नंबर 3 का आप प्रैक्टिस करना। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया। सबसे सामान्य रूप से क्या कहा जा सकता है कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या है जो संख्या परिमेय नहीं है, जो संख्या परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। परिमेय जो नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। अब इसको कैसे परिमेय संख्या क्या होता है वो हमने लिखा हुआ है कि ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके, जिसमें p और इस निशान को एंड बोलते हैं, और ठीक है, हिंदी में और अंग्रेजी में एंड। p और q क्या है, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर संख्याओं को i से लिखते हैं, और ये 3 लाइन का मतलब है कि ये दोनों संख्याएं इंटीजर परिवार से संबंध रखती हैं। मतलब ये दोनों p और q इंटीजर है। और ये सब गणित का लिखने का तरीका है, भाषा है। आगे जाके आगे की क्लास में जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के सिंबल्स, आपको इस तरह के निशान दिखेंगे, तो इसका मतलब समझना जरूरी है। ठीक है, और q 0 के बराबर नहीं है, तो ये होता था परिमेय संख्या। ऐसी संख्या को कहते थे परिमेय संख्या। अब इसमें से कोई एक कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा इसमें से किसी एक कंडीशन को, तो वो अपरिमेय हो जाएगा। उस अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देखे थे हमने। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास में है √2। √2 को कह सकते हो कि भाई √2 को तो हम √2/1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन √2 को √2/1 तो लिख सकते हैं, तो ये p/q का फॉर्म हो गया। लेकिन इसमें p और q क्या इंटीजर है, q तो इंटीजर है लेकिन p क्या इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। इंटीजर मतलब ये इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है वो आप जानते हो। पूर्णांक होते हैं 2 प्रकार के, 0 1 2
3 ये सब अनंत तक, और -1 -2 -3 ऐसा अनंत तक, ये सभी संख्याएं एक साथ मिलकर पूर्णांक संख्याओं का परिवार बना। इसमें से कुछ है नहीं है, √2 तो पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ की p और q पूर्णांक हों और q 0 नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है, एक सेकंड। हम्म, अब हम अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देखेंगे। अपरिमेय संख्याएं हैं कि किसी भी संख्या s को परिमेय संख्या, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। ऐसे फॉर्म में जिसको नहीं लिखा जा सके, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको ऐसे फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो परिमेय नहीं होगा, वो अपरिमेय होगा। ठीक, देखो ये कुछ उदाहरण है, √2, √3, √15, पाई। ये नंबर आपको इसके बाद आगे काफ़ी आएगा, इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पाई एक नंबर है, इसमें बहुत उपयोग में आएगा, अभी त्रिकोणमिति में भी आएगा, और उसके बाद 10वीं 11वीं 12वीं में तो आएगा ही। और ये 0.011 ये एक संख्या है, इसको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ये कुछ उदाहरण है। निशान का मतलब हमने कल आपको समझाया था, वर्गमूल। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी हैं बताओ। प्राकृत संख्या पढ़ लिया है, पूर्ण संख्या पढ़ लिया है, पूर्णांक पढ़ लिया है, ठीक, और परिमेय पढ़ा है, परिमेय पढ़ा। ठीक, इसमें से प्राकृत संख्या जितना भी था उसमें 0 मिला दिया तो पूर्ण संख्या हो गया। उसमें पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के निगेटिव वाले, ऋणात्मक वाले पार्ट भी मिला दिए तो पूर्णांक हो गए। उसमें भिन्न वाली संख्याएं भी मिला दी, जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, उसको भिन्न भी कहते हैं, तो परिमेय हो गया। उसमें परिमेय में कंडीशन था कि p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए, और ये वाला कंडीशन हटा दिया कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो अपरिमेय हो गया। अब देखो, ऐसी संख्याओं का समुच्चय एक थैले में, मान लो एक थैला लो, और इसमें प्राकृत संख्या भी डाल दो, पूर्ण संख्या भी डाल दो, पूर्णांक भी डाल दो, परिमेय भी डाल दो, अपरिमेय भी डाल दो। अब इस थैले में जो संख्याएं भर गई ना, इस थैले को एक साथ बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रियल नंबर। और वास्तविक संख्याएं क्या क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के थैला में हमने प्राकृतिक संख्या भी डाला। थैले में जितनी संख्या, इस सब को एक साथ क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो क्या पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसी थैला में पूर्ण संख्या को रखा है, ये वास्तविक। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या वो भी वास्तविक संख्या है। इन सबको एक साथ मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूरे संख्या के परिवार को, एक जो थैला में एक साथ जितनी संख्याएं हैं उन सबको एक साथ क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक,
अब जितनी भी संख्याएं जो हम संख्या रेखा बनाते हैं, अब इस संख्या रेखा पर, ठीक है, सारी संख्याएं जिसको हम लिख सकते हैं उन सब को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इस पे आप परिमेय संख्या को भी दिखा सकते हो, अपरिमेय को भी दिखा सकते हो, पूर्णांक भी दिखा सकते हो, पूर्ण संख्या भी दिखा सकते हो, प्राकृत संख्या भी दिखा सकते हो। तो संख्या रेखा पर जितनी संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है उन सबको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या, इस सब को एक साथ मिलाकर जो संख्याओं का बड़ा समूह बनता है, बड़ा संग्रह बनता है, उसको वास्तविक संख्या, ठीक। ये सब छोटा छोटा कहलाता है। प्राकृत संख्या में सिर्फ एक से अनंत तक, पूर्ण संख्या में जीरो मिला दिया, पूर्णांक में उसका निगेटिव वाला नहीं, इधर ऋणात्मक पार्ट भी मिला दिया, परिमेय में भिन्न भी मिला दिया, अपरिमेय में जो परिमेय नहीं है वो सब संख्या भी मिला दिया। और इन सबको एक साथ मिलाकर जो बड़ा सा समुच्चय बनेगा उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। और इसको आर अक्षर से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, दिखाने के लिए कहीं भी आर अक्षर से, जैसे इंटीजर को आई से लिखते हैं, पूर्णांक को प्राकृत संख्या को एन से लिखते हैं। वो हमने आपको पीछे की क्लास में बताया था, वो वीडियो अपलोड है, अगर आप भूल गए हो तो उस वीडियो को फिर से देख, ठीक है, चैनल में जाओगे तो वो अपलोड किया हुआ है। ऐसा हर वीडियो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा करके अपलोड किया जा रहा है। चैप्टर का नाम मैथ क्लास 9, चैप्टर का नाम उसका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा अपलोड किया जा रहा है, ठीक। अब देख सकते हो अगर भूल गए हो, ठीक है। तो इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ गया कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होता है। तो इसके आगे पढ़ेंगे। आर से प्रकट किया जाता है, वो हमने आपको बता ही दिया है। तो वास्तविक संख्या, अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या के परिवार में तो नेचुरल, ये प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब परिमेय भी हो जाता है, और जो बाकी बच गया वो अपरिमेय रहता है, उसको भी हमने मिला दिया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदु के रूप में निरूपित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। जितनी भी संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसीलिए संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं वो सब वास्तविक संख्या है, इसीलिए इस संख्या रेखा का एक और नाम है वास्तविक संख्या रेखा। संख्या रेखा को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा, क्योंकि इस संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं लिखी गई हैं, इसीलिए वास्तविक संख्या रेखा। और अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर लाइन। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, और वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो एक चीज क्या कहा जा सकता है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर अद्वितीय रूप से निरूपित किया जा सकता है। सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अगर आपसे कोई कथन पूछे कि क्या ये कथन सही है या गलत, सभी संख्या रेखाओं को सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अब एक चीज आता है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे निरूपित करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या हमने बताया है। अब इसको अगर संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आया आता है, मान लो, तो कैसे करेंगे। एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक। ये आपको ऐसे नहीं खींचना है, अगर जब आप निरूपण कर रहे हैं, मैं इसको फ्री हैंड से ऐसे बना के बता रहा हूँ, लेकिन कैसे करना है वो देखिए। आप एक स्केल लेंगे, स्केल को पेज पर रखेंगे और सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक। उसमें एक एक इंच का, आपके पास स्केल होगा जिसमें सेंटीमीटर और इंच होगा, इंच वाला साइड लेंगे, क्योंकि इंच की दूरी थोड़ी बड़ी होती है तो चीज़ें देखने में साफ दिखती, ठीक। मान लो यहाँ पे अगर एक, इसको एक एक इंच पे पॉइंट आप यहाँ पे एक तो पॉइंट दे देंगे, ठीक। एक एक पॉइंट दे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ पे एक पॉइंट आया, एक एक इंच, इकाई इंच की दूरी पे एक, ठीक है। एक को लिखेंगे जीरो, यहाँ पे लिखेंगे जीरो, उसके बाद वाला हो जाएगा एक। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 इंच है, ठीक। अब इसको लिखने के लिए एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, आपने पीछे की क्लास में पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज में, मान लो कि ये एक समकोण, ठीक। समकोण त्रिभुज में ये लंबाई, इसकी लंबाई मान लो ए है, इसकी लंबाई मान लो बी है, और ये इसकी लंबाई है एच, लाइन की भी।
अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हो कि इस सामने वाली रेखा को कहते हैं कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस में इसको कहते हैं। ठीक, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये नियम होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लास में भी आएगा, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण के सामने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं और इस कर्ण के सामने से जो सटी रेखा है उसको लंब कहते हैं और बाकी जो बची रेखा है उसको आधार। और ऐसा होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण की लंबाई का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। ठीक, तो इससे आप ये लिख सकते हो h बराबर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी हो। इसी का उपयोग करके हम देखेंगे। मान लो ये यहाँ पे इकाई यूनिट की ये एक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप चांद लोगे, चांद प्रोटेक्टर जो होता है जिससे कोण बनाते हो, जिससे कोण बनाते हैं आप, चांद से कोण बनाते हैं ना। ठीक है, एक चांद यहाँ पर रखोगे, कोण बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री का। इस बिंदु को केंद्र मानोगे और यहाँ पर एक, तो कैसे चांद से कोण बनाते हैं, यहाँ पे इस बिंदु पे चांद में एक ऐसा लाइन होता है और बहुत सारी ऐसी लाइनें होती हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं। ये वाले बिंदु को इस वाले बिंदु पे रखोगे, ये वाले बिंदु को इस लाइन को इस लाइन के साथ एकदम मिला के रखोगे कि इसको ढक दे ये वाली लाइन। और जब सामने देखोगे तो बहुत सारा अंक लिखा रहता है। ठीक है, उसमें से 90 के सामने में एक बिंदु दे दोगे। मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, ये 90 आया। ठीक, अब यहाँ पे 1 इंच रखोगे खड़ी करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से भी 1 इंच की दूरी की एक रेखा खींचोगे। ठीक, कितनी लंबी, 1 इंच ही। ठीक है, 1 इंच लंबी ही रेखा खींचोगे। मान लो बिंदु कहीं पे यहाँ पे भी आएगा तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिला करके 1 इंच रख दो, इंच रखो और यहाँ से यहाँ तक का 1 इंच की दूरी पर एक लाइन। ठीक, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, इसकी भी लंबाई 1 हो गई। अब इस दोनों को मिलाओ। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया है तो ये एक जो त्रिभुज बना, मान लो ओ, इसको मान लो बी, इसको मान लो डी। तो ये त्रिभुज ओ बी डी जो बना, क्या एक समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल है, समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें इधर ओ है, इधर बी है और इधर डी है। इसी को उठाकर हमने यहाँ पर रखा, जिसमें ये लंबाई कितनी है, 1, ये वाली लंबाई 1, ये लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई 1। तो क्या हम ये वाली लंबाई निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण हो गया ना, क्योंकि ये समकोण। तो ये बराबर होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो ये भी 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √1 + 1 बराबर वर्गमूल 2 यानी कि √2। ये हो गया, तो इसकी दूरी क्या हो गई, √2। ठीक, अब क्या करोगे, कार लोगे, कार से चाप खींचते हैं, जो एक नोक होता है ऐसा वाला, और यहाँ पे पेंसिल लगाते हैं, इधर एक ठो नोक होता है। ठीक है, तो प्रकार का नोक यहाँ रखोगे, पेंसिल का चाप खोलकर इसके बराबर लाओगे, इस पॉइंट के बराबर, और यहाँ से एक चाप इधर की ओर खींचोगे, ऐसा ऐसा खींचोगे। ठीक है, चाप। अब ये जिस बिंदु पर आकर मिलेगा, ये रूट पॉइंट होगा √2। ये वाली दूरी जो होगी, ये वाली दूरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी, ये होगी तुम्हारी √2। और ये 0 है, तो यहाँ से एक यूनिट डिस्टेंस पे, एक इकाई दूरी पर एक आता है, तो √2 की दूरी पर √2 आएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √2। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कर सकते। ठीक है, आया समझ में, तरीका समझ में आया। सबसे पहले क्या करोगे, इकाई इंच की 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर 1 ले लोगे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाओगे और 1 इंच लंबी रेखा खींचोगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, फिर इसको इससे मिला दोगे, ओ पॉइंट को डी पॉइंट से मिला दोगे। उसके बाद यहाँ से ओ पॉइंट पे प्रकार का नोक रख कर और यहाँ पेंसिल लाकर इससे एक चाप खींचेंगे संख्या रेखा,
और उस वो जिस बिंदु पर आकर मिलेगा वो बिंदु क्या होगा, √2। ठीक है, ये है तरीका। अब देखो ये, अगर ये दूरी √2 है तो ये दूरी भी √2 होती है। वो क्यों होती है? मान लो एक सर्किल बनाते हैं, ये केंद्र है, तो ये इसकी त्रिज्या है। मान लो ये त्रिज्या है 3। ठीक है, तो ये वाली त्रिज्या कितनी होगी, ये भी 3 होगी। ये वाली त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ये जो ये छोटा सा पार्ट, अब मान लो इस वृत्त से ये छोटा सा पार्ट हमने काट कर बाहर कर लिया। वृत्त भी कैसे बनाते हैं, यहाँ से अगर वृत्त बनाना है तो एक प्रकार प्रकार लेकर के 3 यूनिट का, 3 इकाई की दूरी का एक चाप लेते हैं और गोल पूरा चारों तरफ घुमा देते हैं, तो वृत्त बन जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये यही तो यहाँ पे बनाया ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर एक चाप लेकर के इधर की ओर घुमाया। ठीक है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, उतनी होगी, क्योंकि इसमें अगर 3 है ये, तो ये भी 3 है। इस वृत्त में से मान लो कि इतना पार्ट हमने काट कर निकाल दिया है। ठीक है, उस तो वही है ये, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √2 है। मान लो ये दूरी अगर √2 होती तो ये भी √2 होती। तो ये इस तरह से हम संख्या रेखा पर √2 निरूपित करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से, मतलब अभी भी मैंने अच्छे से बताया है, एक बार और बताने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी। ठीक है, तो इस तरह से हमने √2 का निरूपण संख्या रेखा पर सीखा। आपको इसके लिए स्केल, चांद और प्रकार लगेगा। ठीक है, क्योंकि चाप। तो ये था हमारा अपरिमेय संख्या का निरूपण करने का तरीका। √2 का निरूपण हमने आपको दिखाया। और चलिए, तो आपका ये होमवर्क है कि जैसे मैंने मेथड बताया है इस तरीके से, अगर फिर से ये वीडियो फिर से अपलोड हो जाएगा अभी चैनल पे, आप दोबारा चाहो तो देख सकते हो, देखकर, और एक संख्या रेखा पर √2 का निरूपण करके आप हमें बताओगे, फोटो खींचकर भेजोगे व्हाट्सएप में। ठीक है, आपको प्रॉपर इंच प्रकार और ये सब लेकर के, अगर आपके पास है तो, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास होगा, और अगर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत सारा त्रिभुज बनाना, चतुर्भुज बनाना और ये सब आएगा, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर है तो आप एक निरूपण करके, √2 का निरूपण करके सही ढंग से, ये तो मैंने रफ स्केच में बनाया है हाथ से, आप स्केच करके बता भेजना हमको, मैं देखूंगा। ठीक, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है, प्राकृत संख्या पढ़ लिया है, पूर्ण संख्या पढ़ लिया है, पूर्णांक संख्या पढ़ लिया है, परिमेय संख्या पढ़ लिया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना भी पढ़ लिया है, परिमेय संख्या की परिभाषा और कुछ उदाहरण देख लिए हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं वो देख लिया है। ठीक है, और संख्या रेखा पर √2 का निरूपण देख लिया। प्राकृत संख्या क्या होती है बताओ, गिनती की सभी संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या में के परिवार में जीरो को और मिला दो तो वो सब पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक क्या होता है, इसमें पूर्ण संख्या जो है वो सब तो रहेगा ही, और प्राकृत संख्या के निगेटिव वाला संख्याओं को भी मिला दो, -2 -3 ऐसा। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के रूप में लिख सके, जिसमें कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं है, यानी कि जिसको p/q के रूप में ऐसे नहीं लिखा जा सके, जहाँ की p और q दोनों पूर्णांक हो और q जीरो नहीं हो, तो अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, इन सभी संख्याओं को मिलाकर जो एक संख्या का परिवार बनता है वो क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। और उस ऐसी सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, सभी वास्तविक संख्याओं को। ये अब कुछ और चीजें, जैसे हमने पूछा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, एक से लेकर के अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो क्या ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या भी हैं, तो बिल्कुल हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अब चाहो तो लिख भी सकते हो, वीडियो रोक रोक कर, बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उस समय देख। ठीक है, अब क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0। पूर्णांक में ये, पूर्णांक संख्या के परिवार में ये तो
आता ही है, तो ये भी पूर्णांक भी है। अब मैं कहूँ कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जैसे कि मैंने बताया ही था, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, -5 को -5/1 लिख सकते हैं। सभी संख्याओं के बट्टे में 1 होता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा चुका है, जिसमें पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो नहीं है, तो परिमेय संख्या। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती नहीं, मैंने क्या कहा? सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। परिमेय का जो कंडीशन है वो सबको नहीं पूरा करेगा तो अपरिमेय हो जाएगा। और वास्तविक संख्या, ये सभी संख्याएं वास्तविक। क्या आपसे पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? बिल्कुल है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं? बिल्कुल हैं। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा है। और अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया है। और इसको आप करके जरूर भेजना हमें, कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है, हो सकता है कि आपके परीक्षा में भी पूछा जाए। तो एक तो √2 का निरूपण पता होना चाहिए, और √2 के निरूपण के आधार पर ही आगे √3, √4, √5, √4 तो नहीं, √4 तो जैसे देखो √4, अब ये पूछा जाए कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, आप रूट देखकर ही तपाक से ये मत कह देना कि ये अपरिमेय संख्या है, नहीं। √4 का अगर 4 का आप वर्गमूल निकालो तो पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है 4 का, और इसका वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 2 बराबर 4। तो 4, अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। वर्गमूल और वर्ग, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ठीक है। जैसे देखो, 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 का वर्ग बराबर 2 गुने 2 बराबर 4। तो 2 का वर्ग, अगर वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? उसका उल्टा 2 होगा। ठीक है। तो क्योंकि इस वर्गमूल 4 का मान 2 होता है और 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट 4 भी एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर की ऐसी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, जैसे 3, किसी का स्क्वायर 3 नहीं होता है। तो मतलब किसी भी पूर्ण या पूर्णांक संख्या का स्क्वायर 3 नहीं होता है, तो इसका पूरा वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकाला जा सकता है पूर्णांक के रूप में, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय है। √5 ये एक अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल कंप्लीट कंप्लीट रूप में नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मान लो √16 इसका निकाला जा सकता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर होता है, 4 गुने 4 बराबर होता है 16। तो 4 का वर्ग अगर 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो √16 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है? नहीं है। जब भी रूट के अंदर कोई संख्या दी हुई है तो आप देखो कि इसका वर्गमूल पूरा पूरा क्या हम निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं, निकल जा रहा है कंप्लीट वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या के रूप में, तब तो ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन रूट के अंदर कोई भी संख्या ऐसी लिखी है जिसका ऐसा वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा रहा है जो कि पूर्णांक के रूप में आए, तब वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हो, वीडियो 10-15 मिनट के अंदर में अपलोड हो। तो यहाँ तक रखते हैं आज। रिवाइज हो गया और काफ़ी चीज़ें हमने आपको बता दी। ये अभी जो हमने बताया कि रूट के अंदर में कोई भी संख्या लिखी हो तो सबसे पहले आप उसको चेक करो कि क्या इसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगर निकाला जा सकता है तब तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। और नहीं निकाला जा सकता है पूरा वर्गमूल, तब वो अपरिमेय। अभी आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। आपको 1 से लेकर के 20 तक के सभी के संख्याओं के वर्ग चाहिए। ठीक है। तो मैं लिख कर देता हूँ, आप बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 गुने 1 बराबर 1। ये आप लिख लो और आप लोग इसको याद करना। 2 का वर्ग 2 गुने 2 बराबर 4। ठीक है। चूंकि अभी से लेकर के आगे जितने अगर गणित आपको अच्छे से पढ़ना है, कि मतलब गणित में सिर्फ ऐसे नहीं कि जस्ट पास हो गए किसी तरह से, वैसा नहीं, आपको गणित आए, गणित के प्रश्न आपसे सॉल्व हों, और आगे चल के आपको ये कंपटीशन का एग्जाम वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी निकालना चाहते हो। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं या फिर
और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपको 11वीं 12वीं में गणित पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें उसका आधार बनाती हैं, 9वीं और 10वीं के गणित। 9वीं और 10वीं में अच्छे से गणित पढ़े रहोगे, तभी आप 11वीं 12वीं में थोड़ा आसान लगेगा, समझ में आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल लगेगा। या फिर आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है, वो सब करना है तो 9वीं 10वीं में अच्छे से गणित पढ़ना है, और जो इन सब चीज़ों का कुछ-कुछ चीज़ें जो साथ में मैं जोड़ता जा रहा हूँ, वो बहुत आवश्यक है आपको। अभी लगेगा कि अरे यार क्या कर रहे हैं? लेकिन आपको 1 साल बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये बहुत ज़रूरी था। तो ये जो बताया जा रहा है उसके साथ आप चलोगे तो फ़ायदा रहेगा, मतलब आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ और आप याद करके रखना। 3 का वर्ग 9, 3 गुने 3 9 ऐसा, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये तो बहुत आसान है ना, 5 का 5 इंटू 5 पचे 25, 5 पचे 25, ठीक। 6 का वर्ग, 6 गुने 6 कितना होगा? 36। 7 का वर्ग, 7 गुने 7 कितना होगा? 50। 8 का वर्ग, 8 गुने 8 कितना होगा? 64। 9 का वर्ग, 9 गुने 9 कितना होगा? 81। 10 का वर्ग, 10 गुने 10 कितना होगा? 100। ये हो गया, लिखते हैं। ये तो आपको पहले से पता भी होगा, और क्योंकि पहाड़ा तो जानते होंगे। 11 का वर्ग, 11 गुने 11 121। 12 का वर्ग, 12 गुने 12 144, गुना करके भी देख सकते हो। 13 का वर्ग, 13 गुने 13 169, ठीक है। 14 का वर्ग, 14 गुने 14 196। 15 का वर्ग, 15 गुने 15 200। इतना तक रखते हैं, आप इतना याद रखो, इतना याद करो। उसके बाद इससे आगे हम अगली क्लास में देंगे। वर्ग, फिर घन, ये भी याद रखना है। तो ये तो मैं 10 तक तो मुझे लगता है कि आपको आता ही होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है। आप 5 संख्याओं के वर्ग याद कर सकते हो सकता है आपको ये भी याद हो, नहीं हो तो इसको याद, बहुत जगह उपयोग में भी आएगा, ठीक है। 15, इसके बाद 20 से लेकर 25 26 तक, जहाँ तक मतलब लगभग 30 तक याद होना चाहिए अच्छे से गणित, एक अच्छे गणित के विद्यार्थी को। और इनका घन भी याद होना चाहिए, ऐसा। का क्यूब बराबर 1, 2 का क्यूब गुने 2 गुने 2 8, ऐसा। 3 का क्यूब, 3 गुने 3 गुने 3 27, ये याद होना। आपको याद करने की क्या जरूरत है, जब आएगा तो क्वेश्चन में लिख लेंगे। नहीं, अब कहीं पे आपको 225 लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, तो इसका वर्गमूल निकालने बैठोगे नहीं, अगर आपको याद रहेगा तो देख कर ही आप जान जाओगे अरे ये तो। और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में बीच में एक एक स्टेप में ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उस समय आप सिर्फ इतना नहीं ध्यान में आने की वजह से सब कुछ आते हुए भी एक प्रश्न आपका छूट जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है। इसको साथ में कुछ, तो ये एड ऑन है, साथ में पढ़ते जाने से काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा कितना ज़रूरी था। इसलिए जैसा कहा जा रहा है आप साथ में, ठीक है। आज इतना तक रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं साइंस का क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, उसको मतलब नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, एक प्रोटोटाइप सिलेबस वगैरह देखकर, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे आजकल में। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।